हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल झा। फ्रेंड्स, हम लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक कर रहे थे तो मैं आपको याद करवा दूं। हम कर रहे थे इंडेस 20। एंड फ्रेंड्स, इंडेस 20 एक बार मुझे नाम याद करवा दो, नाम क्या था? तो उसका नाम था अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट and disclosure of government assistance. Clear? Accounting for government grant and disclosure of government assistance. Clear? फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको यहां तक जो भी किया था उसको एक बार रिवीजन करवा दूं। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में थियरी समझाया था, थियरी में क्या समझाया था वो आपको याद करवा दूं। यहां पे हम दो चीज डिस्कस करने वाले, एक डिस्कस करने वाला है दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट ग्रांट, एंड दूसरा चीज डिस्कस करने वाला है दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट असिस्टेंस। फ्रेंड्स, ग्रांट होगा ना, वो ग्रांट का आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, पर फ्रेंड्स जो असिस्टेंस होगा ना, वो असिस्टेंस का आपको अकाउंटिंग नहीं करना है, वो असिस्टेंस का क्या करना है तो आपको डिस्क्लोजर करना है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था दैट इज नथिंग बट नॉन एप्लीकेबिलिटी। कोई भी टैक्स एग्जम्पशन होगा, टैक्स एग्जम्पशन मतलब व्हाट, सेक्शन 80C टू 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको दे। इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, देयर आर वेरियस एग्जांपल। वहां पे आपका इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी टैक्स एग्जम्पशन होगा, टैक्स डिडक्शन बोलो, टैक्स एग्जम्पशन मतलब व्हाट, सेक्शन 10 टू 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशंस दे रही है वहां पे इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन? गवर्नमेंट अगर आपकी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड ड्यू टू दैट इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस चलने वाला है, इन दैट सिचुएशन भी आपका इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अगर कोई भी ग्रांट जो हम इंडेस 41 में करते हैं, एंड इंडेस 41 में हम कौन सी ग्रांट को कवर करते हैं? जो ग्रांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वहां पे भी आपका इंडेस 20 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। सेकंड चीज आपको मैं याद करा दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट? हमने देखा था दैट इज नथिंग बट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी एंड इंटरनेशनल बॉडी। हम यहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कंसिडर करने वाले नहीं थे। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रांट। ग्रांट कुछ नहीं होता है, एनीथिंग रिसीव्ड आइदर इन द कैश और इन अ काइंड। किसके लिए? तो आपने पास्ट में कोई कंडीशन को फुलफिल कर दिया था या आप फ्यूचर में कोई कंडीशन को फुलफिल करने वाले हो, एंड उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल होना चाहिए। समझा दो, ग्रांट एंड असिस्टेंस में यही मेन डिफरेंस था कि ग्रांट का वैल्यू मनी में मेजरेबल था, पर असिस्टेंस को आप कभी भी मनी में मेजर नहीं कर पाते थे। अंडरस्टैंड? क्लियर? उसके बाद मैं आपको याद करवाऊं, मैंने आपको ऐसा समझाया था ग्रांट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। आप आपकी बुक में ग्रांट को कब रिकॉर्ड कर सकते हो? जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन, एक तो ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था कि ग्रांट मिल जाना चाहिए, जस्ट उसका कलेक्शन अगर सर्टेन है, मतलब आपको मिलने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको आपकी बुक में ग्रांट को रिकॉर्ड कर देने का। याद करवा दूं, हम यहां पे अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं, मतलब जस्ट कलेक्शन सर्टेन है तो भी मैं मेरी बुक में ग्रांट को रिकॉर्ड कर दूंगा। सेकंड कंडीशन, आपको जिस कंडीशन के साथ ग्रांट मिला था, कोई फ्यूचर कंडीशन के साथ मिला होगा ना, आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि यस हमने वो हम वो फ्यूचर में कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे तो ही आपको आपकी बुक में ग्रांट को रिकॉर्ड करने का, बाकी नहीं करने का। दोनों के बीच में एंड था, दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आप आपकी बुक में ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको समझा था गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, पर वो इकोनॉमिक बेनिफिट की वैल्यू मनी में मेजरेबल नहीं है, और इसीलिए हम उसका कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते थे। हम ऑलवेज उनका क्या करते थे? डिस्क्लोजर करते थे। सेकंड चीज फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी समझा दूं, गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए अगर जनरल पब्लिक एज अ होल गवर्नमेंट अगर कुछ फायदा दे रही है, लाइक इरिगेशन फैसिलिटी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो नॉर्मल आपका डे टू डे एक्टिविटी के लिए जरूरत है ना, वैसी अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको हेल्प करे, वो एंटिटी के लिए स्पेसिफिक नहीं था, वो तो कहना चाहिए जनरल पब्लिक एज अ होल एक कॉमन सर्विस था। एंड अगर एक कॉमन सर्विस था तो वहां पे आपका इंडेस 20 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। सेकंड चीज बोल दो, अकाउंटिंग के लिए दो चीज था, एक था नॉन मॉनेटरी ग्रांट एंड सेकंड था मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी मतलब व्हाट, समथिंग इन काइंड, एंड मॉनेटरी मतलब व्हाट, समथिंग इन कैश। याद करो दो, मैंने टोटल 10 टाइप की आपको ग्रांट लास्ट लेक्चर में सिखाया था। नॉन मॉनेटरी में याद करो
तीन चीज थी, नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले तो आप एंट्री क्या करते थे, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। पहले एक ही ऑप्शन था, कंपलसरीली आपको फेयर वैल्यू से रिकॉर्ड करना था, पर उसके बाद कंपनीज आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक अमेंडमेंट रूल आया था एंड वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपको फेयर वैल्यू पे नहीं करना है तो चलेगा, आप नॉमिनल वैल्यू पर कर सकते हो। पर उसी मोमेंट पे मैंने बोला था पूरा इंडिया में हर एक चीज हम फेयर वैल्यू पर ही दिखाते हैं, कि इट इज एन एडवाइजेबल कि यस आप इंडिया 20 वाली जो भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए तो उसको भी क्या करो, फेयर वैल्यू पर ही दिखाओ। जिस मोमेंट पे मैंने डीजीजी में ट्रांसफर किया, डीजीजी में से आपको एवरी ईयर पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड कौन से रेशियो में, सिंपल दो रूल थे, अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, बट इफ इट इज फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट और एनी अदर केस तो आपको कहने से फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद बात करो नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए था, नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर फॉर द डेप्रिशिएबल असेट है तो आप एंट्री क्या करते थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, डीजीजी में से आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, कौन से रेशियो में ट्रांसफर करोगे, तो यस इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस था, आपको एंट्री करना पड़ेगा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट, आपके पास एक ऑप्शन थे कि दो ऑप्शन थे, तो कहने से आपके पास दो ऑप्शन थे, एक कौन सा ऑप्शन, असेट की वैल्यू में से माइनस करो एंड अगर वैसा नहीं करना है तो डीजीजी में डाल दो, डीजीजी में से अगेन बोल रहा हूं पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, ये लैंड था ना तो इट इज फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट, तो कौन से रेशियो में, फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट है, अगेन दो ऑप्शन, आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस और डीजीजी। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस है, अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो एंड अगर एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ नहीं करना है तो आप पीएनएल में भी क्रेडिट कर सकते हो। ये मेरी 6 ग्रांट क्लियर है। 7th नंबर की ग्रांट मैंने आपको सिखाया था, दैट इज नथिंग बट अ बेल आउट ग्रांट। अगर कोई भी कंपनी बहुत सारे साल से लॉसेस कर रही है या कोई पर्टिकुलर ईयर में कैश लॉस कर रहे हैं एंड वो लॉस में से बाहर निकालने के लिए आपको जो भी ग्रांट दे वो बेल आउट ग्रांट था। पब्लिक कंपनीज को ही मिलेगा या पब्लिक इंटरेस्ट में जो कंपनीज काम करे उसको मिलेगा। मुझे बोल रहे तो पब्लिक कंपनी बेस्ट एग्जांपल इज एयर इंडिया। एयर इंडिया बहुत सारे साल से लॉसेस कर रही है एंड वो लॉसेस में से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है, दैट इज कॉल्ड द बेल आउट ग्रांट। आपको जिस मोमेंट पे मिला आपको एंट्री कर देने का बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। एक बार आपको याद करवा दूं, ये ऑलवेज कौन से रिलेटेड होगा, कि ऑलवेज आपका पास्ट कंडीशन के साथ ही रिलेटेड होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको वो फ्यूचर कंडीशन के साथ दे, मतलब आपको ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि फ्यूचर में लॉस करो हम आज से आपको ग्रांट दे रहे हैं, नेवर नेवर। वो ऑलवेज आपका किसके रिलेटेड होगा, पास्ट कंडीशन। 7 नंबर की ग्रांट क्लियर है। 8th ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजे। 9th दैट इज समथिंग बट फॉरगिवेबल लोन। फॉरगिवेबल लोन अगेन इंडिया बोल रहा है ये लोन है ही नहीं। लोन तो किसको बोलते हैं, अगर किसी के पास से रुपए लिए ना, अगर आपको किसी को फ्यूचर में वापस देना है, ये तो फॉरगिवेबल था, मतलब लोन दिया आपको रीपेमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। इन दैट सिचुएशन आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। ऑब्वियसली जहां पे भी मैं डीजीजी बोल रहा हूं उसके बाद उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, पर कौन से रेशियो में करोगे, तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। नेक्स्ट आपको याद करो, मैंने आपको बोला था दैट इज समथिंग बट अगर कोई भी ग्रांट मतलब कोई भी लोन अगर आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है एंड अगर कोई भी लोन अगर आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिले तो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। क्लियर, मेरी टोटल 10 नंबर की ग्रांट यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था अगर कोई भी ग्रांट अगर विदाउट एनी कंडीशन मिल रहा है, कोई भी सिचुएशन में विदाउट एनी कंडीशन मिले तो सिंपल डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर देने का, कहां पे, पीएनएल में, जरा सा भी नहीं सोचने का। नेक्स्ट अगर मैं बोल दूं डेप्रिशिएबल असेट के लिए था तो डीजीजी को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, बट अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट और एनी अदर केस था तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। एंड लास्ट में मैंने आपको सिखाया था रिफंड ऑफ द ग्रांट। रिफंड ऑफ द ग्रांट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिंपल, वहां पे अकाउंटिंग बहुत सिंपल था। जब ग्रांट मिला था एंड आपने जो अकाउंट क्रेडिट किया था ग्रांट रिफंड करो तो आपको सेम अकाउंट डेबिट कर देने का। बट हाँ, प्रॉब्लम कहां पे होगा, डीजीजी में जितना अमाउंट डाला था ना, जब रिफंड करोगे तो डीजीजी में उतना ही बैलेंस नहीं होगा, थोड़ा कम हुआ होगा। रीजन, एवरी ईयर आपने थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा तो डीजीजी में जितना बैलेंस है वो डेबिट कर देने का, रिमेनिंग पोर्शन कुछ भी बचे तो आप ट्रांसफर कहां पे कर दोगे, उसको पीएनएल में। रिफंड ऑफ द ग्रांट भी सिंपल है। एंड लास्ट में मैंने उसको कैश फ्लो में ट्रीटमेंट समझाया था। असेट परचेस करो वो आउटफ्लो है, आउटफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर उसके लिए ग्रांट जो मिले वो आपके लिए इनफ्लो है। एंड इनफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, तो इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बोला था दोनों को कभी भी सेट ऑफ नहीं करने का, दोनों को ऑलवेज अलग से ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको एक चीज और समझा दूं कि हमने लास्ट में कौन कौन से सम खत्म कर दिए।
हमारा लास्ट लेक्चर में हमने क्लास वर्क के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 7 ऑलरेडी फिनिश कर दिए थे। क्लियर? हमने इतने क्वेश्चन तो ऑलरेडी फिनिश कर दिए थे एंड मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखवाया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा खत्म है। क्लियर? अब मुझे आगे जाना है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें। दैट इज समथिंग बट हमारा क्लास वर्क का 1, 2, 3, 4 तो खत्म था, तो हम आगे जा रहे हैं। दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लियर? क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 5। नौकर की बुक निकाल दो। चलो फ्रेंड्स, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने भी है ना, आपके पास भी नौकर का मटेरियल होना चाहिए। क्लियर? मैं एक बार टाइटल लगा दूं यहां पे, दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क question number 5. First of all, I'm reading that question. A Limited wants to establish a manufacturing unit in a backward area and requires a 5 acres of land. The government provides the land on a leasehold basis at a nominal value of rupees 10,000 per acre. The fair value of the land is rupees 1 lakh per acre. Calculate the amount of the government grant to be recognized by an entity. समझाओ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एकर्स कितने थे? तो कहना इसे नंबर ऑफ एकर्स थे, 5 एकड़ की आपने लैंड लिया था, हाँ के ना? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड? अगर मैं उसका कैलकुलेट करूं तो फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड कितना था? 5 एकड़ इंटू कहना इसे आपने 1 लाख रुपए का फेयर वैल्यू था। तो अगर मैं चेक करूं तो माय नंबर ऑफ एकड़, सॉरी मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए हो जाएगा। पर एक्चुअल पेमेंट मैंने जस्ट कितना किया है? तो गवर्नमेंट ने बोला तू टेंशन मत कर, भले मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए पर एकड़ है, पर मुझे जो पेमेंट करना है ना वो पर एकड़ जस्ट कितना करना है? 10,000। तो सिंपल मैं यहां पे बोल दूंगा कितने रुपए? 50,000। अच्छा, अगर 5 लाख वाली चीज अगर मुझे 50,000 रुपए में दे तो इसका मतलब सिंपल है कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया? 4.5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया। मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर कोई पूछे तो कौन से 2 ऑप्शन? सबसे पहले मैं अगर यहां पे लिखूं दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1, मैं ये लैंड को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। और अगर ये लैंड को अगर मैं फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे एंट्री करना पड़ेगा लैंड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 5 लाख रुपए। पर चेक करो, मैंने पेमेंट 5 लाख का नहीं किया, मैंने पेमेंट जस्ट कितने का किया है? तो मैंने पेमेंट तो 50,000 का ही किया है। तो सिंपल बोलूंगा तो बैंक अकाउंट कितना कर दूंगा? 50,000। एंड रिमेनिंग पोर्शन 4.5 लाख रुपए को मैं क्या मान लूंगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मान लूंगा। कितने रुपए का? 4.5 लाख रुपए का। ये जो 4.5 लाख रुपए मैंने जो डीजीजी में डाला, वो डीजीजी में से कहना है आप ट्रांसफर कर सकते हो। कहां पे ट्रांसफर कर सकते हो? तो पीएनएल में। पर इट इज फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एंड इफ इट इज फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तो डीजीजी में से आप जो पीएनएल में ट्रांसफर करोगे वो कौन से रेशियो में करोगे? फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। अच्छा, उसके बाद कहने से आपके पास एक और ऑप्शन आया था कि उसको नॉमिनल अमाउंट से भी रिकॉर्ड कर दो। एंड इन दिस केस मैंने कहने से पेमेंट किया कितने रुपए का? 50,000 का। तो मैं मेरी बुक में लैंड को जस्ट 50,000 रुपए से एंट्री करूं। एंड इन दैट सिचुएशन में एंट्री करूंगा लैंड अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपए। एंड इन दैट सिचुएशन मैं कोई भी यहां पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूं। आपके बस दोनों चॉइस थी, आपको दोनों में से जो करना है वो कर सकते हो। मैं एक बार इसका आंसर पढ़ू तो ए लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज रुपीज 4,50,000 एंड वो 4,50,000 उन लोगों ने कैसे निकाला? रुपीज 1 लाख इज अ फेयर वैल्यू, रुपीज 10,000 इज नथिंग बट अवर एक्चुअल पेमेंट। तो रुपीज 45,000 सॉरी रुपीज 90,000 आया इंटू 5 एकर्स। तो 90,000 इंटू 5 मतलब 4,50,000 एज द गवर्नमेंट ग्रांट आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम चेक करें दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन 6। A Limited establishes solar panels to supply solar electricity to its manufacturing plant. The cost of the solar panel is rupees 1 crore with a useful life of 10 years. The depreciation is provided on a straight line method basis. The government gives rupees 50 lakh as a subsidy. Examine how the government grant will be realized and how the same will be disclosed in the cash flow statement. Friends, मस्त क्वेश्चन मैं एक बार आपको याद करवा दूं। सबसे पहले चेक करो वेदर इट इज अ मॉनेटरी ग्रांट और फॉर द नॉन मॉनेटरी ग्रांट। तो कहना इसे इट इज अ मॉनेटरी ग्रांट एंड इफ इट इज अ कहना इज अ मॉनेटरी ग्रांट तो आगे अगर मैं चेक करूं
तो आपको यहां पे ये चेक करना है वेदर इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट और फॉर द रेवेन्यू पर्पस। तो कहना है दिस इज द मॉनेटरी ग्रांट, एंड मॉनेटरी ग्रांट में भी कौन सा असेट था, तो कहना है डेप्रिशिएबल असेट था। एंड फ्रेंड्स आपको याद करो डेप्रिशिएबल असेट के लिए आपके पास दो चॉइस थी, आइदर रिड्यूस फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द असेट, आप कहना इसे असेट के बैलेंस में से रिड्यूस भी कर सकते हो, एंड अगर वैसा नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको याद करो अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैंने 1 करोड़ रुपए का असेट परचेस किया। जब 1 करोड़ रुपए का असेट परचेस किया ना तब मैंने एंट्री किया होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 करोड़ रुपए। सामने जब 50 लाख रुपए की ग्रांट मिले तो एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, कितने रुपए, 50 लाख रुपए। एंड 50 लाख रुपए अगर मैं यहां से माइनस करूं तो फाइनली मेरा यहां पे असेट का बैलेंस कितना बचने वाला है, 50 लाख रुपए। अगर इन दैट सिचुएशन में एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने रुपए, 50 लाख रुपए। एंड अब सिंपल है, अब डेप्री जो प्रोवाइड करोगे वो डेप्री जस्ट कितने रुपए में प्रोवाइड करोगे, 50 लाख रुपए में प्रोवाइड करोगे। अगर वैसा नहीं करना है तो कहने से आपके पास एक और सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड सेकंड ऑप्शन कौन सा अवेलेबल, याद करो, जब आपने 1 करोड़ रुपए के असेट को परचेस किया होगा तब आपने एंट्री किया होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 करोड़ रुपए। जब सामने 50 लाख की ग्रांट मिले तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, कितने रुपए, 50 लाख रुपए। तो सिंपल मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, कितने रुपए, 50 लाख रुपए। आपको इन कोई भी सिचुएशन फॉलो करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चीज उसका आपको इफेक्ट ये भी पूछा है कि इसकी इफेक्ट आपका कैश फ्लो में कहां पे होगा, तो समझो कैश फ्लो में जो आपने असेट को परचेस किया। एंड दूसरा इफेक्ट मुझे दिखाना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट आपको ग्रांट जो रिसीव्ड हुआ। फ्रेंड्स आपका जो असेट परचेस है ना, वो असेट परचेस है वो आपके लिए आउटफ्लो है। एंड आउटफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, तो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर आपको जो ग्रांट मिला ना, वो ग्रांट जो मिला वो आपके लिए इनफ्लो है। एंड इनफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, तो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये दोनों को कभी भी आपको नेट ऑफ नहीं कर सकते, दोनों को स्पेसिफिकली अलग से ही दिखाना पड़े, मैं दोनों को कभी भी सेट ऑफ कर सकता नहीं हो। क्लियर? तो सिंपल, ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था। अगर हम उसका आंसर पढ़े तो आंसर ऐसा कुछ होगा, ए लिमिटेड विल सेटअप ₹50 लाख एज अ डेफर्ड इनकम and will credit ₹5 lakh equally to its statement of profit and loss over the next 10 years। यहां पे उन लोगों ने वो सेकंड वाला ऑप्शन दिखाया है। A Limited will show ₹1 crore being the acquisition of solar panel as the outflow in investing activity, and the receipt of ₹50 lakh from the government will be shown as the inflow under the financing activity। वो दोनों को आप कभी भी सेट ऑफ कर सकते नहीं हो। अभी तक अगर मैं बोल दूं हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक सब कुछ खत्म है। अब हमको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, तो लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टाइटल लगा दो। और ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी लिखवाया था। क्लियर? मेरे साथ लिखोगे, एबीसी लिमिटेड रिसीव्स ₹100 lakhs grant to contribute, ₹100 lakhs grant to contribute for the creation of 100 jobs, for the creation of 100 jobs in the area, for the creation of 100 jobs in the area which are to be maintained
which are to be maintained for 4 years, which are to be maintained for 4 years. नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, द ग्रांट इज टू कवर द कॉस्ट ऑफ, द ग्रांट इज टू कवर द कॉस्ट ऑफ job creation, the cost of job creation and non-productive time, and non-productive time, and then continuing cost of, and then continuing cost of employment, continuing cost of employment over the 4 years, over the 4 years period, 4 years period. क्लियर? अच्छा, और एक 2 कॉलम का टेबल बनाना है आपको, दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स एंड ब्रैकेट में लिखोगे, सामने लिखोगे अमाउंट एंड ब्रैकेट में लिखोगे रुपीज इन थाउजेंड. क्लियर? चलो उसमें लिखो ईयर 1 जॉब क्रिएशन, ईयर 1 जॉब क्रिएशन एंड उसमें आपका खर्चा हुआ है 20,000. उसके नीचे लिखोगे नॉन प्रोडक्टिव टाइम एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम में आपका खर्चा हुआ है 12,000. उसके नीचे लिखोगे एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी में आपका खर्चा हुआ है 30,000. एंड नेक्स्ट लिखोगे ईयर 2 to 4 टोटल सैलरी, ईयर 2 to 4 टोटल सैलरी 90,000. एंड अगर इस सब का टोटल करूं तो मेरा आंसर आएगा 1,52,000. क्लियर? नीचे लिखना, टेबल खत्म है, एक लाइन छोड़ के लिखो. इन ईयर 1 100 employees are recruited and they work for 4 months of year 1, including all non-productive time, including all non-productive time. Calculate amount to be included in profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल ईयर्स. क्लियर? मैं पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में फिट करके दे रहा हूं. क्लियर? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं ना, 5 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्लियर? अब शांति से सॉल्व करना स्टार्ट करो. ओके, आई थिंक आपका हो गया होगा. क्लियर? चलो फ्रेंड्स, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें. अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो फ्रेंड्स आंसर कैसे होगा, ध्यान से समझ लेना. पहले सबसे पहले आपको ये पूछो कि वेदर इट इज अ मॉनेटरी ग्रांट और फॉर द नॉन मॉनेटरी ग्रांट, तो कहना है इट इज नथिंग बट मॉनेटरी ग्रांट. इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट और फॉर द अदर पर्पस.
तो कहना है ये जो मेरा ग्रांट था वो कहना है अदर पर्पस। अच्छा, इमीडिएटली क्रेडिट करोगे पीएनएल में कि सबसे पहले डीजीजी, तो सबसे पहले कहना है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़े, डीजीजी। डीजीजी में से नो डाउट पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, पर कौन से रेशियो में, तो कहने से वो जिस कंडीशन के साथ मिला होगा वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारा जो भी खर्चा होगा, मतलब सिंपल बोलूं, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन ये थी कि मुझे मेरे एरिया में 100 लोगों को जॉब देना है ना, वो जॉब मेरी 4 साल तक उन लोगों को पेमेंट करते रहना है सैलरी का। तो सबसे पहले मुझे चेक कर दो मुझे ग्रांट कितने के मिले, तो मुझे 100 लाख रुपीस की ग्रांट मिली है। एंड वो 100 लाख रुपीस की जो भी ग्रांट मिली है वो ग्रांट को कहने से मुझे फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे, पीएनएल में। तो सबसे पहले मुझे तो फ्यूचर एक्सपेंस का रेशियो एक डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि मैंने कितना किया। क्लियर। तो सबसे पहले मैं टाइटल लगा रहा हूं, दैट इज समथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस पर एनम, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस पर एनम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे साथ आप लोग टोटल 6 कॉलम का एक टेबल बनाओगे। 6 कॉलम का एक टेबल बनाना है आपको। अच्छा, उसके ऊपर टाइटल लगा दो, दैट इज समथिंग बट पर्टिकुलर्स। उसके बाद ईयर 1, उसके बाद ईयर 2, उसके बाद ईयर 3, यहां पे ईयर 4 एंड यहां पे ईयर 5। एंड आपको ये डिसाइड करना है कौन सा खर्चा कब हुआ। सबसे पहले आपको बोला ईयर 1 जॉब क्रिएशन, मतलब कहने से जॉब क्रिएशन का जो भी खर्चा हुआ होगा वो तो फर्स्ट ईयर में ही हुआ होगा। एंड जॉब क्रिएशन का जो भी खर्चा था वो 20,000, उसको तो मैं कहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट ईयर में। क्लियर। उसके बाद आपको लिखा है कि ईयर 1 में ही पूरा नॉन प्रोडक्टिव टाइम था ना, वो ईयर 1 में ही हुआ था। तो कहने से नॉन प्रोडक्टिव टाइम, एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम अगर मैं चेक करूं तो उसका जो भी खर्चा था वो कितना था, 12,000। वो भी कहां पे था, तो कि ईयर 1 में ही था। एंड मतलब जॉब क्रिएशन एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम वो 2, 3, 4, 5 में कुछ नहीं था। उसके बाद चेक करोगे तो कहने से मेरा एनुअल सैलरी, मस्त क्वेश्चन है, एनुअल सैलरी टोटल 30,000 का था और उन लोगों को 4 साल तक जॉब में देना है। तो समझना 30,000 का खर्चा था अग्रेड, पर पहले साल में उन लोगों ने जस्ट आपके वहां पे 4 महीने ही काम किया है। तो कहने से ईयर 1 का अगर मैं सैलरी कैलकुलेट करूं तो वो कहने से जस्ट 10 ही होगा। ईयर 2 पूरा मतलब 30, ईयर 3 भी पूरा मतलब 30, ईयर 4 भी पूरा मतलब 30। पर अगर चेक करोगे ईयर 4 तक ही गए तो आपका जस्ट कितना हुआ, 3 साल एंड जस्ट आपका 4 महीने हुआ। तो कहने से बाकी के 8 महीने जॉब कब करेगा, ईयर 5 में। तो सिंपल यहां पे चेक करूंगा तो 30 × 8 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो वो आपका आंसर आएगा कितना, 20। बहुत लोगों को लग रहा है कि मैंने जॉब उन लोगों को 5 साल करवाया, आंसर इज नो। जॉब उन लोगों ने 4 साल ही किया है, पर 4 साल कैसे, तो 2, 3 एंड 4 पूरा ईयर 1 के 4 महीने एंड ईयर 5 के 8 महीने, टोटल 4 साल हो गए। अगर मैं यहां तक का टोटल खर्चा फॉर द एवरी ईयर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपका आंसर कैसे बनेगा वो देख ले एक बार। ईयर 1 में अगर हम चेक करें तो ईयर 1 में 20 + 12 32, 32 + 10, टोटल कितने का खर्चा किया, 42 का। यहां पे लिख दो टोटल एक्सपेंस 42। ईयर 2 में चेक करें तो कितने का खर्चा हुआ, 30। ईयर 3 में चेक करें तो कितने का खर्चा हुआ, 30। ईयर 4 में चेक करें तो अगेन 30 का खर्चा, एंड ईयर 5 में करें तो कितने का खर्चा हुआ, 20। तो सिंपल मुझे यहां पे लिखना है तो अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल अगर एवरी ईयर के लिए मैं फाइंड आउट कर दूं, अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल। फ्रेंड्स, आपको कहना है 100 लाख की ग्रांट मिला था तो आपको एवरी ईयर वो 100 लाख में से 100 लाख इंटू 42,000
एंड डिवाइडेड बाय चेक करो तो आपका 152 होगा। अच्छा ये 152 हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लो। 30 इंटू 3 मतलब 90, 90 प्लस 20 110 एंड 110 प्लस 42 तो 152 होना चाहिए। तो 100 इंटू 42 डिवाइडेड बाय अगर मैं 152 करूं, ख्याल से चलाओ फ्रेंड्स, 100 इंटू 42 डिवाइडेड बाय अगर मैं 152 करूं तो फर्स्ट ईयर में मुझे 27.63 लाख रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे? पीएनएल में। तो यहां पे फर्स्ट ईयर में मैं लिख दूं, ये सब कुछ अमाउंट इन रुपीस में लिख रहा हूं, 27.63 लाख रुपए पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकंड ईयर में चेक करो तो आपका कितना होगा, 100 लाख की ग्रांट इंटू 30,000 का खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल 1,52,000 का खर्चा। तो 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय अगर, जस्ट अ मिनट, 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय अगर मैं 152 करूं तो सेकंड ईयर में आपका आंसर आएगा 19.74 लाख। तो सेकंड ईयर में लिख रहा हूं कितना, 19.74 लाख। थर्ड ईयर में सेम ही रहेगा बिकॉज खर्चा एवरी ईयर सेम था। तो यहां पे भी आपका कितना रहेगा, 19.74 लाख। ईयर 4 में भी कितना रहेगा, तो 19.74 लाख। ईयर 5 में अगर चेक करोगे तो आपको 100 था, 100 इंटू 20 का खर्चा था डिवाइडेड बाय 152 अगर करोगे तो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय अगर आप 152 करोगे तो आपका आंसर होगा 13.16 लाख। तो सिंपल लास्ट ईयर में मैं ट्रांसफर कर दूंगा कितने का, 13.16 लाख रुपए। क्लियर? ये आपका फाइनली आंसर मैच है, कुछ नहीं करना था। एवरी ईयर जस्ट डिटरमाइन कर लो कितना एक्सपेंस हुआ था एंड वो एक्सपेंस के रेशियो में आपको पीएनएल में ट्रांसफर करते रहना पड़ेगा। अब हम फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 8। एक बार हम टाइटल लगा दें, क्लास वर्क क्वेश्चन 8। अच्छा क्वेश्चन था एंड वो क्वेश्चन को रीड करने का स्टार्ट करो। क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 8 में, एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर इट्स न्यूली स्टार्टेड फार्मास्यूटिकल बिजनेस। फर्स्ट, ₹20 lakh received for immediate startup of business for without any condition। फ्रेंड्स अंडरलाइन करना, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है, क्या लिखा है, विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन के साथ नहीं था। क्लियर? अच्छा, अंदर टोटल 3 टाइप की ग्रांट दी है, उसमें सबसे फर्स्ट का मैं अगर आंसर लिखो, मैं को पहले से बोलता हूं, सबसे पहले डिसाइड करो, इट इज द मॉनेटरी ग्रांट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। तो इट इज नथिंग बट योर मॉनेटरी ग्रांट। क्लियर? चेक करो किसके लिए आपको ग्रांट मिला था, तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है इमीडिएट स्टार्टअप के लिए आपको ग्रांट मिला था। तो सिंपल, इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट और फॉर अदर पर्पस। तो कहना से ये अदर पर्पस हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट चेक करो विद कंडीशन के विदाउट कंडीशन। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था दिस ग्रांट इज नथिंग बट योर विदाउट कंडीशन। एंड इफ इट इज अ विदाउट कंडीशन तो कहना से चुपचाप आपको ट्रांसफर कर देने का, कहां पे, पीएनएल में। तो आप उसके लिए एंट्री कर दोगे। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अगर फ्रेंड्स विद कंडीशन होता तो मैं क्या करता, विद कंडीशन होता तो सबसे पहले मैं उसको डीजीजी में डालता एंड डीजीजी में से एवरी ईयर कहां पे ट्रांसफर करते रहता, पीएनएल में। क्लियर? तो मैं इसके लिए आंसर पढ़ू तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तब अगर आंसर पढ़ोगे, ₹20 lakh have been received for immediate startup of business. This should be recognized in the statement of profit and loss. Underline करना immediately as there are no condition attached to the grant. कोई कंडीशन नहीं था तो डायरेक्टली ट्रांसफर कहां पे कर देना पड़ेगा, पीएनएल में। सेकंड ग्रांट चेक करो, ₹50 lakh received for the research and development of a drugs required for the treatment of cardiovascular disease with following condition. That drugs should be available to the public at 20% cheaper from the current market price, and the drugs should be in accordance with the quality prescribed by the World Health Organization WHO। क्लियर? आपको 50 लाख की ग्रांट मिल रहा है कोई मेडिसिन को डेवलप करने के लिए। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 में ही फ्रेंड्स अगर सेकंड नंबर चेक करूं तो क्या होगा, यहां पे देख ले। सेकंड नंबर सबसे पहले आप चेक करोगे वेदर इट इज अ मॉनेटरी ग्रांट और द नॉन मॉनेटरी ग्रांट।
तो कहना इसे फ्रेंड्स ये आपके लिए कौन सा था, मॉनेटरी ग्रांट, क्योंकि आपको समथिंग इन कैश में मिला। इफ इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट और फॉर द अदर पर्पस, तो कहना से ये जो ग्रांट था वो आपके लिए कहने से अदर पर्पस था, अदर पर्पस था। उसके बाद चेक करो इफ इट इज विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन, तो कहना से दिस ग्रांट इज नथिंग बट विद कंडीशन। तो इट्स एन ऑब्वियस का डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, सबसे पहले कहां पे करना पड़ेगा, डीजीजी में। जब ग्रांट मिलेगा तब मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, एंड देन एवरी ईयर आप उसमें से ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, पीएनएल में, एंड उसके लिए एंट्री करोगे डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और डीजीजी में से पीएनएल में जो ट्रांसफर करोगे ना फ्रेंड्स, उसका रेशियो कौन सा होगा, तो इट इज फॉर द, ये कोई डेप्रिशिएबल असेट के लिए नहीं था, तो ये कौन से रेशियो में जाएगा, आपको जिस कंडीशन के साथ मिला था वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपका फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होगा, वो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा कहां पे, पीएनएल में। अग्रेड। तो अगर मैं उसका आंसर पढ़ूं क्वेश्चन नंबर 2 का, रुपीज 50 लाख should be recognized in the profit and loss on a systematic basis over the periods with which the entity recognizes an expense, the related cost for which the grants are intended to compensate, provided that there is a reasonable assurance that EBC Limited will comply with the condition attached to the grant। बड़े सिंपल इतने याद रखो, पहले डीजीजी में डालोगे, एंड डीजीजी में से एवरी ईयर ट्रांसफर कहां पे कर दोगे, पीएनएल में, एंड वो कौन से रेशियो में ट्रांसफर करोगे, तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। क्लियर। अगर मैं थर्ड नंबर की ग्रांट चेक करूं, 2 acres ऑफ लैंड, फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख रिसीव्ड फॉर द सेटअप ऑफ द प्लांट। अब कहने से क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, आपको 2 एकड़ की लैंड दिया, एंड 2 एकड़ की जो लैंड था ना, जिसकी फेयर वैल्यू कितना था, जिसका फेयर वैल्यू था 10 लाख रुपए। पर कहने से यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सामने कुछ पेमेंट नहीं किया, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मॉनेटरी ग्रांट हुआ कि नॉन मॉनेटरी, तो कहने से ये आपके लिए जो हुआ वो कौन सा ग्रांट हुआ, तो क्या नॉन मॉनेटरी ग्रांट हुआ। नॉन मॉनेटरी ग्रांट भी किसके लिए, फॉर डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट और फॉर द अदर पर्पस। तो कहने से आपको लैंड दिया था, एंड अगर लैंड दिया था तो कौन सा असेट हो गया, नॉन डेप्रिशिएबल असेट। एंड अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले तो हम एंट्री क्या करते थे, हम एंट्री करते थे लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, 2 चीजें, आपका अमाउंट कौन सा, तो अमाउंट आपके पास 2 चॉइस है, आपको फेयर वैल्यू लेना है तो फेयर वैल्यू भी ले सकते हो, एंड अगर फेयर वैल्यू नहीं लेना है तो कहना से आप नॉमिनल अमाउंट भी कंसिडर कर सकते हो, फेयर वैल्यू और द नॉमिनल अमाउंट। एंड कहना से डीजीजी में से एवरी ईयर आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, और ये तो कहना से नॉन डेप्रिशिएबल असेट था, तो सिंपल अगेन मैं बोल रहा हूं, डीजीजी में से जो पीएनएल में ट्रांसफर करोगे वो कौन से रेशियो में करना पड़ेगा, फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में करना पड़ेगा। अगर मैं यहां तक का इसका आंसर पढ़ लूं तो चेक करो, थर्ड नंबर की ग्रांट, लैंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख and the government grant should be presented in the balance sheet by setting up the grant as a deferred income. Alternatively, deduct the amount of the grant from the cost of the asset. In the given case, the land is granted at no cost. It will be presented in the books of the nominal value. आपको nominal value से record करना है तो भी कर सकते हो। Clear? अच्छा, and the last चीज में पढ़ लो, fourth number. Rupees 2 lakh received for the purchase of machinery of rupees 10 lakh. Useful life of machinery is 5 years. And depreciation on this machinery is to be charged on the straight line basis। 10 लाख की मशीनरी के लिए आपको 2 लाख की ग्रांट मिला। अगर फ्रेंड्स इसमें 4th नंबर का क्वेश्चन अगर चेक करूं तो कैसे होगा, ध्यान से समझना। आपको कहने से ये पहला चेक करो, मॉनेटरी ग्रांट था कि नॉन मॉनेटरी, तो कहने से ये आपका मॉनेटरी ग्रांट था। अच्छा, मॉनेटरी ग्रांट भी कहने से मशीन परचेस करने के लिए दिया था, मेरा डेप्रिशिएबल असेट था, नॉन डेप्रिशिएबल के रेवेन्यू, तो कहने से इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट। एंड कैन आई से इफ इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, मुझे बोलने दो, आपके पास 2 चॉइस है। हाँ, कौन सी 2 चॉइस, फर्स्ट चॉइस में ऑप्शन 1 यहां पे लिख रहा हूं, कौन सा, ध्यान से सुनना। जब 10 लाख रुपए का मैं मशीन को परचेस करूं, 10 लाख रुपए के मशीन को परचेस करूं, तो यहां पे एंट्री करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 10 लाख रुपए। एंड उसके लिए जब ग्रांट मिले तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है, मैं असेट की वैल्यू में से माइनस करूं, एंड असेट की वैल्यू में से माइनस करूंगा, इन दैट सिचुएशन में एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 2 लाख, एंड यहां पे मेरी बुक में असेट को दिखाऊंगा 8 लाख से, एंड मैंने एंट्री कौन सा कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितने रुपए, 2 लाख रुपए। एंड मैं जो डेपरी प्रोवाइड करूंगा वो किस पे करूंगा, 8 लाख पे करूंगा। अगर वैसा नहीं करना है तो कहना से आपके पास एक ऑप्शन 2 भी है। एंड ऑप्शन 2 आपके लिए कौन सा है तो वो भी समझाओ। 10 लाख रुपए का जब मैं मशीन परचेस करूंगा तब मैं एंट्री करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 10 लाख रुपए। एंड वो 10 लाख के सामने जब भी आपको ग्रांट मिले 2 लाख रुपए का, तब आपको एंट्री करना पड़े बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए। मतलब सिंपल मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितने रुपए, 2 लाख रुपए। एंड ये 2 लाख डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल में। एंड उसका रेशियो कौन सा, तो कहने से उसका रेशियो इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट। तो सिंपल इसका कौन सा रेशियो होगा, डेप्रिसिएशन। और यहां पे कहने से मैं डेप्रिसिएशन एसएलएम के हिसाब से फॉलो कर रहा था, तो सिंपल ये 5 साल के 10 साल जो भी लाइफ है उसके रेशियो में आपको पीएनएल में ट्रांसफर करते रहने का। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इंटर में भी किया था, एस 12 जैसा ही है। एंड लास्ट आंसर में पढ़ लू, रुपीज 2 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेफर्ड इनकम and will be transferred to the profit and loss over the useful life of the asset. In this case, rupees 40,000. 40,000 कैसे निकाला था, 2 लाख रुपए divided by 5 years should be credited to profit and loss account each year over a period of 5 years. Alternatively, rupees 2 lakh will be deducted from the cost of asset and depreciation will be charged at rupees 8 lakh. आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन फॉलो करना है वो आप ऑप्शन को फॉलो कर सकते हो। ओके अब हम स्टार्ट करें, दैट इज नथिंग बट हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 9। मैं टाइटल लगा रहा हूं क्लास वर्क, एंड क्लास वर्क का कौन सा, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो क्वेश्चन को रीड करें। अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, रेनबो लिमिटेड इज द कैरिंग आउट द वेरियस प्रोजेक्ट्स फॉर विच द कंपनी हैज आइदर रिसीव्ड अ गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस और इज इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द सेम। आइदर मिल गया है और उसकी प्रोसेस में। हाँ ठीक है ना, अगर प्रोसेस में है, अगर कलेक्शन सर्टेन है तो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। द कंपनी हैज रिसीव्ड 2 ग्रांट्स ऑफ रुपीज 1 लाख ईच रिलेटिंग टू द फॉलोइंग ongoing research and development projects. First, the first grant relates to the Clean River project, which involves research into the effect of various chemicals waste from the industrial area in the Madhya Pradesh. However, no major steps have been completed by the Rainbow Limited to commence this research as at 31st December 2012. आपको हर एक के लिए लाख लाख रुपए की ग्रांट मिला है। सबसे पहले इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अगर चेक करूं, डिसाइड करो वेदर इट इज अ मॉनेटरी ग्रांट और द नॉन मॉनेटरी ग्रांट। तो कहने से ये आपका जो भी ग्रांट था वो कौन सा था, तो कहने से ये आपका जो भी ग्रांट था वो मॉनेटरी ग्रांट था। वेदर इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट और फॉर अदर पर्पस। तो कहने से मेरे ये जो भी ग्रांट है वो फॉर द कहने से अदर पर्पस है। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है वेदर इट इज अ विद कंडीशन के विदाउट। तो कहने से क्वेश्चन में मुझे तो कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है। अगर इफ इट इज अ विदाउट कंडीशन तो कहने से मैं ट्रांसफर कर दूंगा इमीडिएटली पीएनएल में। पर अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको कुछ कंडीशन के साथ दिया है, इफ इट इज विथ कंडीशन, तो सिंपल डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, पहले कहां पे ट्रांसफर करोगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। एंड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से आप पीएनएल में लेके जाओगे। अगेन मैं आपको बोल दूं रेशियो कौन सा, क्या डेप्रिशिएबल असेट के लिए नहीं था। अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए नहीं है तो आपको रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा, आप जो रेशियो लोगे वो लोगे फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। कौन सा रेशियो में ले लोगे, फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। अगर मैं फर्स्ट का आंसर पढ़ूं तो ध्यान से समझना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट ग्रांट, द फर्स्ट ग्रांट फॉर द क्लीन रिवर प्रोजेक्ट involving research into effects of various chemicals waste from the industrial area in the Madhya Pradesh seems to be unconditional. दिख रहा है unconditional, as no details regarding its refund has been mentioned. Even though the research has not been started, nor any major steps have been completed by the Rainbow Limited to commence the research, yet the grant will be recognized immediately in the profit or loss for the year ended 31st March 2012. Alternatively, in case the grant is conditional as to expenditure on the research, the grant will be recognized in the books of the Rainbow Limited over the expenditure is being incurred. Without condition the P&L, and with condition तो सिंपल आपको जो रेशियो दिया है वो रेशियो में करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं फ्रेंड्स सेकंड नंबर की ग्रांट को अगर मैं पढ़ूं तो the second grants related to commercial developments of a new equipment
that can be used to manufacture the eco-friendly substitutes for existing plastic product. Rainbow Limited is confident about the technical feasibility and financial viability of this new technology, which will be available for sale in the market by April 2013. सिंपल मैं आपको अगेन याद करा दूं, आपको अगेन लाख रुपए की ग्रांट मिला था, एंड वो लाख रुपए की ग्रांट था, मतलब कहने से वो आपके लिए कौन सा ग्रांट हुआ, तो ये आपके लिए जो भी ग्रांट हुआ वो कहने से आपके लिए मॉनेटरी ग्रांट हुआ। एंड अगर मॉनेटरी ग्रांट हो उसके बाद कहने से चेक करो डेप्रिशिएबल असेट को डेवलप करने के लिए था, तो कहने से इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट। एंड इफ इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, अगर मॉनेटरी ग्रांट अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, अगेन बोल दो आपके पास से दो चॉइस है। कौन से दो चॉइस? एक तो असेट की वैल्यू में से माइनस करो, एंड अगर वैसा नहीं करना है तो कहां पर ट्रांसफर करो? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डीजीजी में से ट्रांसफर करोगे पीएनएल में, कौन से रेशियो में? इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन आपको एवरी ईयर ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहां पे? पीएनएल में। क्लियर फ्रेंड्स? अगर हम सेकंड का आंसर चेक करें तो the second grant related to commercial development of a new equipment is a grant related to depreciable asset. As per the information given in the question, the equipment will be available for sale in the market from April 2013. Hence, by that time, grant relates to the construction of an asset should be initially recognized as a deferred income. पहले कहाँ पे? DGG में. The deferred income should be recognized as an income on a systematic basis and rational basis over the asset's useful life. The entity should recognize a liability on the balance sheet for the year ending 31st March 2012 and 31st March 2013. Once equipment starts being used in the manufacturing process, the deferred income grant, income of rupees 1 lakh, should be recognized over the asset's useful life to compensate the depreciation cost. ये first option हुआ. Alternatively, as per Ind AS 20, Rainbow Limited would also permitted to offset the deferred income of rupees 1 lakh against the cost of equipment as on 1st April 2013. मतलब अगर आपको डीजीजी में नहीं डालना है, डायरेक्टली असेट की वैल्यू में से माइनस करना है तो भी चलेगा। क्लियर? एंड उसमें अगर थर्ड पॉइंट हम चेक कर ले, थर्ड क्या लिखा था? इन September 2011, due to floods near one of its factory, the entire production was lost and the Rainbow Limited had to shut down the factory for a period of 3 months. The state government announced a compensation package for the all manufacturing entities affected due to the floods. As per the scheme, Rainbow Limited is entitled to compensation based on an average of previous 3 months sales figure prior to the floods, for which the company is required to submit an application from on or before 30 June 2012 with necessary figures. The financial statements of Rainbow Limited are to be adopted on 31st May 2012, by which date claim form would not have been filed with the state government. And आपको ये बोलना है कि आपको ये जो आपको कंपेंसेशन मिलने वाला है वो आपकी बुक में रिकॉर्ड करूँ कि ना करूँ। तो फ्रेंड्स एक बार हम उसका आंसर पहले चेक कर ले। Rainbow Limited will be able to submit an application from only after 31st May, मतलब जब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद, that is in the year 2012-13. Although flood happened in the September 2011 and the loss was incurred due to the flood related to year 2011-12, the entity should recognize the income from the government grant in the year when the application form related to it submitted and approved by, underline karna, approved by government for the compensation. Since in the year 2011-12, the application form could not be submitted due to the adoption of financials with respect to sales figure before flood occurred, Rainbow Limited should not recognize the grant income as it has not become receivable on 31st March 2012. अभी द फॉर्म भी नहीं आए थे, जब तक मैं फाइल करूं तब तक मेरा वर्डिंग क्लियर था, ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। फॉर्म फाइल करने से भी कुछ नहीं होगा। फॉर्म फाइल करने के बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि यस ये आपको ग्रांट मिलने वाला है तो ही आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना उसके पहले आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे बुक का अच्छा था। अब फ्रेंड्स एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे आपको लिखवाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, हिम्मत रखना, मेरे साथ लिखते रहना, उसके बाद आपको ही सॉल्व करना है, तो समझ के लिखना। सबसे पहले टाइटल लगा दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो क्वेश्चन को लिख रहा हूं, एकदम ध्यान से लिखना। एबीसी लिमिटेड
acquired, ABC Limited acquired 5 units of brain scan, 5 units of brain scan equipments for US dollar 5 lakh in April 2010, incurring rupees 20 lakh, incurring rupees 20 lakh on sea freight and US dollar 12,000 per unit towards 12,000 per unit towards transit insurance, full stop. The purchase was partly funded. The purchase was partly funded out of the company's internal accruals, and from government grant of rupees 94 lakh. Government grant of rupees 94 lakh. Exchange rate is 1 US dollar is equal to rupees 50. Salvage value is equal to 13% of cost of the asset. Useful life is equal to 4 years. क्लियर? पैराग्राफ करके लिखना. The grant was considered as deferred income. The grant was considered as deferred income up to 2012-13 and in April 2013 the company had to return
द कंपनी हैड टू रिटर्न द एंटायर ग्रांट ड्यू टू non fulfillment of condition non fulfillment of certain conditions एंड उसके बाद आपको लिखना है यू आर रिक्वायर्ड टू you are required to show the depreciation you are required to show the depreciation and grant that is to be recognized in the year 2010-11 onwards and also pass necessary journal entry for refund of the grant और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना. द कंपनी फॉलोस written down value method. The company follows written down value method for depreciating its asset. Clear? फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन करना है पूरी 10 मिनट में. आपको देख रहा हूं वन ऑफ द गुड क्वेश्चन. वाई वन ऑफ द गुड क्वेश्चन? बिकॉज मैं बोल दूं दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जहां पे मॉनेटरी ग्रांट है फॉर डेप्रिशिएबल असेट. तो आप डीजीजी में जो अमाउंट डालोगे उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन. बट दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जहां पे मेथड ऑफ डेप्री एसएलएम नहीं है, मेथड ऑफ डेप्री डब्ल्यूडीवी है. एंड उसमें भी हाइट वो है कि आपको डब्ल्यूडीवी का रेट दिया नहीं है. क्लियर? मैं आपको पूरी 10 मिनट दे रहा हूं. 10 मिनट के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा. आपको आपकी बुक में रफ में ट्राई करना है, फेयर में अभी हिम्मत मत करना. क्लियर? 10 मिनट आपकी स्टार्ट हो रही है. चलो अब इसका आंसर करें. मैं स्टार्ट कर रहा हूं. दैट इज नथिंग बट आंसर. सबसे पहले आपको ये दिखना पड़ेगा कि आपका फिक्स असेट का कॉस्ट कितना था. क्लियर? तो सबसे पहले मैं टाइटल लगा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट. क्लियर? सबसे पहले अगर मैं उसमें लिखूं मैंने मशीन कितने रुपए में परचेस किया था, तो अगर हम चेक करें दैट इज नथिंग बट परचेस प्राइस. परचेस प्राइस चेक करो तो कहने से आपने $5 लाख में मशीन लिया था, पर मुझे तो इंडिया में उसको इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करना है. $5 लाख अगर उसको इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करोगे तो कहने से 50 रुपए का स्पॉट रेट था. 5 लाख इंटू 50 करोगे तो कहने से आपका आंसर हो जाएगा कितने रुपए से हो जाएगा? 2.5 करोड़ रुपए. 5 लाख इंटू 50 तो मेरा आंसर हो गया कितने रुपए? 2.5 करोड़ रुपए. उसके बाद कहने से आपका कुछ सी फ्रेट का खर्चा हुआ था, एंड वो आपका सी फ्रेट का खर्चा चेक करो तो वह टोटल आपका 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ था. तो उसको यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरा सी फ्रेट का टोटल खर्चा होगा कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का. क्लियर? उसके बाद कहने से आपका कुछ इंश्योरेंस का एक्सपेंस हुआ था. फ्रेंड्स, आपका जो इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस था ना वो $12,000 था. $12,000 जो था ना वो कितने यूनिट के लिए? पर यूनिट का था. वैसे 5 यूनिट
एंड अगर मतलब $60,000 को अगर स्पॉट रेट 50 पे कन्वर्ट करो तो 60,000 इंटू 50 करोगे तो वो अगेन कहने से आपका 30 लाख रुपीस का खर्चा होगा। एंड अगर टोटल अगर मैं चेक करूं, टोटल माय कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट 2.5 करोड़ प्लस 20 लाख मतलब 2 करोड़ 70 लाख एंड 2 करोड़ 70 लाख प्लस 30 लाख, तो अगर मैं चेक करूंगा तो मेरा टोटल 3 करोड़ रुपए का ये मेरा फिक्स असेट के पीछे खर्चा हो गया। सेकंड चीज, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया नहीं है सर, दिया तो है 13%। दोस्त वो 13% है ना, वो तो जस्ट आपको स्क्रैप वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको वो WDV के हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर फॉर्मूला नहीं आती है तो सिंपल इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला क्या थी? R इज इक्वल टू 1 माइनस S अपॉन C रूट N इनटू कितना हो जाएगा 100। क्लियर? R इज नथिंग बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, S इज नथिंग बट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू 13% था, 3 करोड़ का 13% करोगे तो स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा 39 लाख रुपीस। कॉस्ट ऑफ द एसेट चेक करोगे तो कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना हो जाएगा 3 करोड़ रुपए। एंड N इज नथिंग बट यूजफुल लाइफ, एंड यूजफुल लाइफ चेक करोगे तो कितना था 4 साल था। एंड अगर इनटू में 100 करूं, कैल से निकालना 39 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोड़ करोगे तो कहने से आपका आंसर होगा कितने का 0.13। एंड 0.13 एंड आपको कहने से क्या करना है, √4 करना है ना, तो √4 करना है तो कहने से यहां पे एक बार हुआ, हाँ ये 2 बार हो गया। क्लियर? इंटू -1 इंटू अगर मैं 100 करूं तो कहने से अगर चेक करोगे मेरा आंसर हुआ 39.95। सिंपल अगर उसको राउंड ऑफ कर दो तो कहने से मेरे यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितने परसेंट, 40% रेट ऑफ डेप्री हो जाएगा। अगर ये डेप्री की फॉर्मूला ही आपको पता नहीं है तो आगे कुछ कर सकते नहीं हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है वो अमाउंट क्रेडिटेड टू PNL, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू PNL। फ्रेंड्स अब 4 कॉलम का एक टेबल बनाओगे, 4 कॉलम के टेबल में से मुझे फर्स्ट नंबर का कॉलम है वो छोटा चाहिए एंड फोर्थ नंबर का कॉलम थोड़ा बड़ा चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं 4, एक बार ड्रॉ कर दूं। चार कॉलम का टेबल है, फर्स्ट कॉलम छोटा होगा वो चलेगा, फोर्थ कॉलम बहुत बड़ा चाहिए मुझे। ड्रॉ करो मेरे साथ। एंड आप टाइटल लगाओगे दैट इज समथिंग बट ईयर। उसके बाद टाइटल होगा दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद टाइटल होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लास्ट टाइटल होगा दैट इज नथिंग बट अमाउंट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं स्टार्ट करूं दैट इज नथिंग बट सबसे पहले ईयर वन 3 करोड़ का 40% के हिसाब से डेप्री करोगे तो कहने से आपका डेप्रीसिएशन आएगा 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख माइनस करो तो कहने से आपका बस क्लोजिंग बैलेंस में कितना बचेगा 1 करोड़ 80 लाख रुपीस। ईयर 2 में चेक करोगे तो 1 करोड़ 80 लाख का 40%। एक काम करना, बीच में 2 लाइन छोड़ देना। ईयर 2 में चेक करोगे तो 1 करोड़ 80 लाख का 40% कहने से आपका डेप्री आएगा कितना 72 लाख। एंड 1 करोड़ 80 लाख माइनस 72 लाख करोगे तो इसका आंसर होगा कितने का 1 करोड़ 8 लाख। अच्छा, 2 लाइन छोड़ के अगर चेक करो ईयर 3 में अगर आप डेप्री करोगे तो कहने से आपका आंसर होगा कितने का 1 करोड़ 8 लाख का 40% आपको करना पड़ेगा। तो चेक करो कैलसी में 1 करोड़ 8 लाख का 40%, तो कितना आंसर होगा 43,20,000। एंड 43,20,000 अगर 1 करोड़ 8 लाख में से आप माइनस करो तो आपका आंसर होगा 64,80,000। मतलब यहां पे लिख रहा हूं पहले 43,20,000 एंड यहां पे लिख रहा हूं 64,80,000। ईयर 4 में अगर आप चेक करोगे तो कहने से आपका 64,80,000 का 40% आपको करना पड़ेगा। 64,80,000 का 40% करोगे तो आपका आंसर होगा कितने का 25,90,000।
92,000 एंड फाइनली आपका यहाँ पे बैलेंस बचेगा 38,88,000। सर यहाँ पे तो कहने से एक्चुअली 39 लाख नहीं बचना चाहिए। हाँ, यू आर राइट, 39 लाख बचना चाहिए, पर हमने कहने से 39.95 वाला प्रॉपर रेट नहीं लिया था, हमने राउंड ऑफ करके 40% कर दिया था। एंड अगर यहाँ तक का अगर एक बार आप टोटल चेक कर दोगे तो आपका टोटल हो जाएगा 2,61,12,000। ये 4 का टोटल करो या 3 करोड़ में से 38,88,000 माइनस करो, सबका आंसर सेम ही आने वाला है। याद करो, हम ऑलवेज पीएनएल में ट्रांसफर करते थे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। जब 3 करोड़ रुपए का असेट परचेस किया था तब मैंने एंट्री किया होगा असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 करोड़ रुपए, एंड उसके सामने जब मुझे ग्रांट मिला था 94 लाख का तब मैंने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 94 लाख। एंड डीजीजी में से जो पीएनएल में ट्रांसफर करना है वो कौन से रेशियो में करना है? डेप्रिसिएशन के रेशियो में। मतलब मेरा कितना आंसर होगा? तो 94 लाख रुपीस की ग्रांट थी, 94 लाख, एंड फर्स्ट ईयर का अगर मैं डेप्री चेक करूं तो डेप्री था 1,20,00,000, एंड अगर टोटल डेप्री चेक करूं तो कितना था? 2,61,12,000। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 94 लाख इंटू 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 2,61,12,000, सॉरी 2,61,12,000। तब का फर्स्ट ईयर में आपको पता चलेगा 43,19,853 रुपीज आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं 43,19,853, एंड उसके लिए आप एंट्री करोगे डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सेकंड ईयर में चेक करो तो कहना से आपका ये 94 लाख था। सेकंड ईयर का डेप्री अगर मैं चेक करूं तो डेप्री कितना था? 72 लाख डिवाइडेड बाय, अगर आप चेक करोगे 2,61,12,000 तो आपको पता चलेगा, कैलसी लो, 94 लाख इंटू 72 लाख डिवाइडेड बाय 2,61,12,000 तो आपको पता चला 25,91,912 आया। क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं 25,91,912, एंड इसके लिए एंट्री करोगे डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ईयर 3 में। पहले तो बहुत लोगों को डाउट है सर आपने 4 साल का क्यों ले लिया? आपको थोड़ी पता है फर्स्ट ईयर में कि थर्ड ईयर में ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा। वो तो थर्ड ईयर में आओगे तब पता चलेगा कि अब मुझे ग्रांट को रिफंड करना है। तो जब रेशियो लो तो वहां पर तो आपको 4 साल का कंसिडर कर ही लेना है। तो अगर यहां पर चेक करूं थर्ड ईयर के लिए तो 94 लाख इंटू अगर चेक करूंगा 43,20,000 डिवाइडेड बाय 2,61,12,000। अगर मैं इसको चेक करूं तो 94 लाख इंटू 43,20,000 डिवाइडेड बाय 2,61,12,000, एंड अगर आप ये चेक करोगे तो आपका आंसर होगा 15,55,147, 15,55,147। एंड यस, ईयर 4 में तब कुछ करने वाले नहीं हो, रीजन आपको ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा 3 के एंड में ही। तो अगर यहां तक का मैं टोटल चेक करूं प्लस 43,19,853 प्लस अगर आप चेक करोगे सेकंड ईयर का 25,91,912, 25,91,912। आज तक आपने पीएनएल में कितना ट्रांसफर कर लिया है? आज तक आपने पीएनएल में 84,66,912 ऑलरेडी आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है। तो सिंपल अगर मैं बोलूं बैलेंस ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, बैलेंस ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 94 लाख में से 84,66,912 फाइनल अपने ट्रांसफर कर दिया है। तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 9,33,088। एक बार चेक भी कर ले, माइनस इस पे से 94 लाख कर दूं, यस आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 9,33,088। बस उसका आपको एंट्री कर देना है। तो सिंपल एंट्री फॉर रिफंड, हाँ, जब ग्रांट मिला था जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया था रिफंड करो, वो अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री करूंगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट
अकाउंट डेबिट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट कितना करना पड़ेगा 933088, पीएमएल अकाउंट डेबिट, एंड पीएमएल अकाउंट जो डेबिट करोगे वो कितना करोगे 84,66,912, एंड आपको पूरा रिफंड कर देना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, एंड टू बैंक अकाउंट आप कितना कर दोगे दैट इज नथिंग बट 94 लाख रुपीज। क्लियर, यहां तक पूरी एंट्री हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम एक और क्वेश्चन हमारी बुक में बाकी है, चेक करो हमने लास्ट में कौन सा किया था। तो हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 किया था। अब मुझे आपको एक और क्वेश्चन करवाना है दैट इज नथिंग बट जस्ट अ मिनट। हाँ, नवंबर 18 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, वो नवंबर 18 के पेपर का क्वेश्चन हम कर लेना, बाद में इंडेक्स को खत्म करें। हाउ विल यू recognize and present the grant received from the government in the following cases as per Ind AS 20? फर्स्ट पूछा है, A Limited received 1 acre of land to set up the plant in a backward area. Fair value of the land is at 12 lakh and acquired value by the government is a 8 lakh. ए लिमिटेड को ग्रांट मिला है एंड उनको क्या मिला है 1 एकड़ ऑफ लैंड मिला है। मतलब ये सिंपल है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट हुआ। आपके पास दो चॉइस है, आपको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है तो फेयर वैल्यू पर करो, फेयर वैल्यू पर नहीं करना है तो कहां पे कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करो नॉमिनल। जब मिलेगा तब इमीडिएटली क्रेडिट कर दोगे कहां पे डीजीजी में, एंड डीजीजी में से आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा कौन से रेशियो में, तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। फर्स्ट में पढ़ रहा हूं, द लैंड एंड द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए लिमिटेड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 लाख and this government grant should be presented in the books as a deferred income. आपको एज अ डेफर्ड इनकम की तरह उसको रिकॉर्ड करना है। आपके पास चॉइस है, अगर नॉमिनल अमाउंट से भी रिकॉर्ड करना है तो कर सकते हो। सेकंड, बी लिमिटेड received an amount of rupees B Limited received an amount of loan for setting up a plant at a concessional rate of interest from the government. याद करो फ्रेंड्स, कोई भी लोन अगर आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इफेक्ट देना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इफेक्ट देना है मतलब व्हाट, आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिस्काउंटिंग करो, जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा आपके लिए लोन है, डिफरेंशियल अमाउंट को आपको क्या कंसीडर कर लेने का, डिफरेंशियल अमाउंट को आपको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मानना पड़ेगा। तो अगर हम चेक करेंगे दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन 2 का आंसर, एज पर पैरा 10A ऑफ Ind AS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड द डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, loan at a concessional rate of interest is to be measured at a fair value and recognized as per Ind AS 109, that is called financial instrument. Value of the concession is the difference between the initial carrying amount of loan determined in accordance with Ind AS 109 and the proceeds received. The benefit is accounted for as a government grant. मैंने बोला था उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल है तो अकाउंटिंग कर सकते हो। थर्ड, D Limited received an amount of ₹25 lakh for immediate startup of a business without any condition. And friends, अगर without condition है तो अब तो आना ही चाहिए, without any condition है तो डायरेक्टली क्रेडिट कहां पे कर देने का, पीएनएल में। तो थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं, ₹25 lakh has been received by the D Limited for any immediate startup of business. Since this grant is given to provide immediate financial support to an entity, it should be recognized in the statement of profit and loss immediately with disclosure to ensure that it is effect is clearly understood as per para 21 of Ind AS 20. डायरेक्टली पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे। फोर्थ चेक करो, S Limited received ₹10 lakh for purchase of machinery costing ₹80 lakh. Useful life of machinery is 10 years and depreciation on this machinery is to be charged on a straight line basis. फ्रेंड, ये मॉनेटरी ग्रांट हुआ और उसमें भी डेप्रिशिएबल असेट के लिए हुआ। अगर कोई भी मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए है, आपके पास दो चॉइस है, आइदर असेट की वैल्यू में से रिड्यूस करो, एंड अगर असेट की वैल्यू में से रिड्यूस नहीं करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डीजीजी में भी डाल सकते हो। डीजीजी में जिस मोमेंट पे डाला उसके बाद उसको आपको पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा, एंड डीजीजी में से जो पीएनएल में लेके जाओगे वो कौन से रेशियो में लेके जाना पड़ेगा, तो सिंपल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं इसका आंसर पढ़ू तो ₹10 lakh should be recognized by S Limited as a deferred income and will be transferred to profit and loss over the useful life of the asset. In this case, ₹1 lakh should be credited to profit and loss each year over the period of 10 years. Clear? And the last grant check कर ले, government grant of ₹25 lakh to U Limited for research and development of medicine for the breast cancer. Even though similar medicines are available in the market but are expensive,
The company is to ensure by developing a manufacturing process over a period of 2 years so that the cost comes down at least 50%. आपको एक मॉनेटरी ग्रांट मिला फॉर अदर पर्पस, पर ये विथ कंडीशन है, आपको कुछ एक मेडिसिन डेवलप करना है एंड उसके लिए आपको कंडीशन के साथ ग्रांट मिला है। जब ग्रांट मिलेगा तो आप क्रेडिट कर दोगे डीजीजी में सब पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, पर वो कौन से रेशियो में करोगे, तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में करना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको चेक करूं, लास्ट आंसर एज पर पैरा 12 ऑफ इंड एस 20, the entire grant of rupees 25 lakh should be recognized immediately as deferred income and charged to the profit and loss over a period of 2 years based on the related cost for which the grants are intended to compensate, provided that there is a reasonable assurance that you limited will comply with condition attached to the grant. Clear? जितने भी मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, पास्ट पेपर, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल थे, इंक्लूडिंग मैंने आपको 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिए, पूरा इंडेक्स 20 हमने कवर कर लिया है। अगर इतने भी क्वेश्चन करके गए, इसका बाहर का कुछ आपको आने वाला नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.